Hello students, today we will discuss concept of fourth chapter quadratic equations and some important questions for the examination point of view. So let's start the chapter. सबसे पहले बेटा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म का पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है. सो ax square plus bx plus c is equals to 0 where a is not equals to 0. ये आपके बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है. ए यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. तो क्वाड्रेटिक के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को नॉन जीरो होना जरूरी है. हाँ, बी और सी की वैल्यू जीरो हो सकती है. अब मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तरीके क्या क्या हैं? तो जो सबसे पहला तरीका हम पढ़ेंगे वो है जी फैक्टराइजेशन मेथड. जिसे आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से नाम से जानते हो. मिडल टर्म स्प्लिटिंग. और जो दूसरा मेथड है बेटा, उस दूसरे मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसका डायरेक्ट यूज नहीं है. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का डायरेक्ट इस्तेमाल आपके सिलेबस में नहीं है, ये रिड्यूस हो चुका है. हाँ, लेकिन इससे बना हुआ एक फॉर्मूला है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की वजह से बना, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इस फॉर्मूला से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर है. ये फॉर्मूला आपने जाना भी होगा, पहचाना भी होगा. देखो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a. अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x वेरिएबल में तो यहाँ x का इस्तेमाल किया है. अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y वेरिएबल में होती तो यहाँ y की वैल्यू होती है, और t की होती तो वेरिएबल तो t में होता. अब जो यहाँ से रूट निकलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसलिए इसके जो रूट है, नंबर ऑफ रूट्स जो वो हैं वो एट मोस्ट 2 रियल रूट्स, ज्यादा से ज्यादा 2 ही रियल रूट होंगे. अब पता कैसे चलेगा कि रूट का नेचर कैसा है? उसके लिए हमें उसकी डिस्क्रिमिनेंट निकालनी पड़ेगी. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखेंगे. डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर पॉजिटिव है, तो जो रूट होंगे वो 2 होंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, अलग अलग वैल्यूज निकलेगी. और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल आ जाती है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, क्योंकि वैल्यू इक्वल टू जीरो है ना, इसलिए इक्वल रूट. मतलब इसमें भी रियल रूट है, यहाँ पे भी रियल रूट है. लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बेटा जीरो से छोटी आ गई, मतलब अगर नेगेटिव आ गई, तो होगा नो रियल रूट. मतलब उस टाइम में रियल रूट नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे. एक क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, a quadratic equation whose roots are 2 plus root 3 and 2 minus root 3. एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके जो रूट्स हैं वो 2 plus root 3 और 2 minus root 3 है. वो पिछली क्लास वाला कंसेप्ट अल्फा जो है 2 plus root 3 है, क्योंकि एक रूट को हम अल्फा बोलते हैं, एक रूट को हम बीटा बोलते हैं, वो 2 minus root 3 है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाना चाहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फॉर्मूला पता है क्या? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. तो आपको s और p चाहिए. s मतलब सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू. माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 कैंसिल होता है, s की वैल्यू का लीजिए 4, p क्या होता है प्रोडक्ट, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट मीन्स a का स्क्वायर
माइनस बी का आएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता है कैसे बनाते हैं, के ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। वैल्यू पुट करो भाई, एस की जगह एस की वैल्यू 4 आई थी, 4x प्लस बी प्रोडक्ट 1 आई थी। अब इसका एलसीएम ले नहीं सकते, 1 है, डिनोमिनेटर को नहीं, तो पुट के इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ऑप्शन देखो भी कौन सा है, ऑप्शन ए इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। मैंने कहा था ना कि नेचर ऑफ रूट जरूर पूछा जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको नेचर ऑफ रूट पूछा है। नेचर ऑफ रूट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको कंपेयर अगर हम करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए की वैल्यू 2 निकल के आती है, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 3। अब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, तो इसी का साइन डिसाइड करेगा, इसी की वैल्यू डिसाइड करेगी नेचर कैसा है। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 16 माइनस 4 टू 8 और 24 -8, मतलब लेस देन 0। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब क्या है, नो रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक क्वेश्चन जरूर बनेगा बेटा कि के की वैल्यू बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, या इसकी जगह एक वर्ड और इस्तेमाल हो सकता है, कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट रूट मतलब जो रूट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड करना मतलब एक के ऊपर ही दूसरी वैल्यू आ जाए। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप दोनों के दोनों रूट की वैल्यू सेम हो, मतलब इक्वल हो। तो रियल एंड इक्वल कुछ बोल सकता है वो, और कोइंसिडेंट रूट भी बोल सकता है। तो इसकी इक्वल रूट की तो आपने कंडीशन पढ़ी थी, पहले आप इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ए की वैल्यू आएगी बेटा 3, बी की वैल्यू आई के और सी की वैल्यू आई 3। आपको पता है कंडीशन ऑफ इक्वल एंड रियल रूट, इक्वल एंड रियल रूट्स, इसकी कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल। वैल्यू पुट कर दो बस, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर माइनस 30 12 36, तो यहाँ से जो के स्क्वायर आया वो है 36, मतलब के की जो वैल्यू आई वो आई बेटा प्लस माइनस 6। यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वही के की वैल्यू बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, लेकिन इस बार रियल बोला है। अब तक क्या बोला था, रियल एंड इक्वल, अब बोला रियल। तो हमने जब पढ़ा था कि रियल तो दो केस में आया था भाई, रियल यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, मतलब ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन भी और इक्वल टू वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन लगेंगे बेटा कंबाइन हो गए। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। जैसे ही कंपेयर किया तो ए की वैल्यू आपकी आएगी 1, बी की वैल्यू आई 4 और सी की वैल्यू आई बेटा के। और कंडीशन ऑफ रियल रूट, कंडीशन ऑफ रियल रूट, रियल रूट की जो कंडीशन है वो है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 भी और इक्वल टू 0 भी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जो माइनस का 4 के वो राइट साइड में जाके प्लस का 4 के हो गया। अब 4 के में जो 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में आएगा, तो के इधर ये वैल्यू आई 16/4, मतलब 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। अब आप देखो इसमें के की तरफ मुंह बंद है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो के की तरफ मुंह बंद है, के इज लेस देन इक्वल्स टू 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी कोई इक्वेशन देंगे, कहेगा कि इसको सोल्व करो x के लिए। ऐसी इक्वेशन में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना बेटा। यहाँ से आप वैल्यू पता कर लो कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है -6p और c की वैल्यू बेटा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब फॉर्मूला x इज टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2। बस वैल्यूज पुट कर दो भाई। x इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू माइनस 6p हो गया, प्लस का 6p प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, सी है जी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ये है बेटा मेरे पास 6p प्लस माइनस अंडर रूट 36p स्क्वायर, ये यहाँ से बन गया 36। अब 36 के अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई करो, बाहर माइनस साइन दिए, माइनस 36p स्क्वायर और माइनस माइनस की वजह से प्लस हो गया, प्लस में 36q स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 18। अब 36p स्क्वायर पॉजिटिव है, 36p स्क्वायर ही नेगेटिव, कैंसिल आउट। तो यहाँ से x की वैल्यू है बेटा 6p प्लस माइनस अंडर रूट 36q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18। तो 6p प्लस माइनस, जब 36q स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 6q बनेगा डिवाइडेड बाई 18। अब देखो बेटा 6 कॉमन निकालो तो p प्लस माइनस q डिवाइडेड बाई 18। 6 में 6, 6 3 जा 18। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आई बेटा, x की वैल्यू निकल के आई है p प्लस माइनस q बाई 3। तो जो x की पहली वैल्यू है वो होता है p प्लस q बाई 3 और सेकंड जो वैल्यू है वो p माइनस q बाई 3। ये आपकी x की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड 15 इंटू टू पार्ट्स। 15 को आप दो पार्ट में डिवाइड करो सच दैट सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, जो टुकड़े बनेंगे उनका स्क्वायर्स का सम 197 बने। तो लेट फर्स्ट नंबर या फर्स्ट पार्ट, पहला नंबर हमने मान लिया जी x, तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा 15 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 15 होना चाहिए। 15 को दो टुकड़ों में तोड़ना, एक x में एक 15 माइनस x में, इस हिसाब से तोड़ना क्योंकि स्क्वायर्स का सम 197 हो जाए। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 197 x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस x स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल्स टू 197। यहाँ अगर 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225, उधर वाला 197 इधर आके भाई माइनस का 197 हो गया बेटा इक्वल टू 0। अब इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225 पॉजिटिव का है, 197 नेगेटिव का है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है बेटा। अब आप अगर इसमें से 197 को माइनस करते हो तो आपके पास जो नंबर आएगा बेटा वो आएगा 28। 2 कॉमन निकाल के उधर हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करेंगे हम, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व कर देते हैं। तो देखो भाई फैक्टर बनाओ इसके, एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर बनेंगे भाई माइनस का 14x और माइनस का x। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर सकते थे बेटा, आपकी अपनी मर्जी। पहले दो टर्म में से x कॉमन निकला तो x माइनस 14, आगे ब्रैकेट में भी x माइनस 14 ही बचना चाहिए, लेकिन माइनस 1 कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ से x माइनस 14 कॉमन निकलेगा, बच गया x माइनस 1। इधर फर्स्ट नंबर इज 0 और सेकंड नंबर इज 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 14, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। अगर बेटा x की वैल्यू आपकी 14 है तो इस वैल्यू को उठा के आप सेकंड नंबर में पुट करो, तो वहां से आपका सेकंड नंबर क्या है। अगर आपका फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर जो निकल के आएगा वो आएगा 1। और अगर आपका फर्स्ट नंबर 1 है तो सेकंड नंबर जो निकल के आएगा तो निकल के आएगा 14। ये आपका सॉल्यूशन रहा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कहता है कि इफ -4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर जो -4 है वो इस इक्वेशन का रूट है, मतलब ये -4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहला काम यही करो, -4 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करो। 3 जहां जहां x वहां -4 पुट करो। तो 3 इंटू 16 -4p -8 इज इक्वल टू 0। 48 -4p -8 इज इक्वल टू 0। 40 -4p इक्वल टू 0। 40 इज इक्वल टू 4p। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई बेटा 10। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि px² प्लस 3px माइनस k, इसके जो रूट है वो इक्वल है। रूट इक्वल होने की कंडीशन भी आपको पता है। तो सबसे पहले तो p की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। पहले इसको इक्वेशन लिखो, क्या है, px² प्लस 3px माइनस k इज इक्वल टू 0। ये p की वैल्यू 10 यहाँ पुट करो। 10x² 30x माइनस k इज इक्वल टू 0। इसने कहा इसके इक्वल रूट है। इक्वल रूट की कंडीशन तो आप जानते हो, b² माइनस 4ac की वैल्यू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालो। a की वैल्यू है जी 10, b की वैल्यू है 30, c की वैल्यू है माइनस k। सारी पुट करो। 30² माइनस 4 इंटू 10 इंटू माइनस k, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो 900 प्लस 40k इज इक्वल टू 0। तो 40k इज इक्वल टू माइनस 900, k इज इक्वल टू माइनस 900 डिवाइडेड बाई 40। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट किया 2 पे और ऊपर 45। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के आएगा माइनस 45 बाई 2। यही आपको निकालना था। आपको k की वैल्यू ही पूछी थी, माइनस 45 बाई 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। जो बोट की स्पीड है रुके हुए पानी में वो 15 किलोमीटर पर आवर है। अगर वो बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, अपस्ट्रीम का मतलब पानी से अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाती है, और वापस आती है डाउनस्ट्रीम में, मतलब पानी की ही डायरेक्शन में वापस आती है ओरिजिनल पॉइंट पे, तो उसको 4.5 घंटे लगते हैं ऐसा करने में। तो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है, जो बताना है उसको आप लेट कर लो। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी, जो बोट की स्पीड है वो आपको 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी। अब आपको कंसेप्ट समझना है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट क्या होता है। मान लो यहाँ पे ये पानी चल रहा है भाई, स्ट्रीम है ये, और मान लो स्ट्रीम की डायरेक्शन ये, यहाँ पे एक बोट है, बोट की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो इस केस को बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। और अगर मान लो पानी की डायरेक्शन तो ये है और बोट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। यहाँ आपको बस ये पता होना चाहिए, डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड ऐड हो जाएगी। मान लो बोट की स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर है और पानी की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम में टोटल ये बोट जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। लेकिन यहाँ पे इस बोट को अगर इधर आगे बढ़ना है तो इसको स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी स्पीड पानी से कम हुई तो ये आगे बढ़ नहीं पाएगी, उधर ही चलती रहेगी। तो इसका मतलब बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ अगर इसकी वैल्यू अगर 40 किलोमीटर पर आवर है और पानी की अगर 10 है, तो यहाँ से आएगा 40 माइनस 10, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, बोट वाली स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होती है, यहाँ बोट वाली स्पीड में स्ट्रीम वाली स्पीड ऐड होती है।
ध्यान रखना, बोट वाली स्पीड पहले लिखनी होती है, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है वो कितनी होगी बेटा, 15 + x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम होगी बेटा 15 - x किलोमीटर पर आवर। और आपको डिस्टेंस भी दे रखी है, दो पॉइंट के बीच की 30 किलोमीटर। एक बात बताओ बेटा, हम टाइम निकालते हैं, टाइम टेकन बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा आपको पता है, डिस्टेंस इज टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अगर आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है तो स्पीड यहाँ नीचे आ जाएगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी बेटा 30, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 15 + x इतने आवर। ये आपका टाइम आ गया बेटा किस चीज का, डाउनस्ट्रीम का। ये डाउनस्ट्रीम में अगर आती है तो इतना टाइम लेगी। अब टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितना होगा 30/15 - x। ये मान लो इसको हमने t1 टाइम बोल दिया, इसको मान लो हमने t2 टाइम बोल दिया। अब इसने कहा था कि ये दोनों काम 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम सारा मिला के 4.5 घंटे में होता है, 4 आवर 30 मिनट। लेकिन आपने देखा होगा स्पीड जो पर आवर में ली हुई है, तो इसको भी आवर बनाना पड़ेगा। 4.5 घंटे का मतलब क्या है 9/2 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा कि t1 मतलब पहला टाइम प्लस दूसरा टाइम दोनों मिला के 9/2, ऐसा उसने बोला वर्ड। अब इन क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे। 30 निकालेंगे कॉमन, तो 1/15 + x प्लस 1/15 - x इज इक्वल्स टू 9/2। देखो भाई इसको कैसे सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को भाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो 30 और यहाँ एलसीएम लिया 15 + x इंटू 15 - x, तो यहाँ आएगा 15 - x प्लस 15 + x और इज इक्वल टू है 9/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई -x + x कैंसिल आउट, 30 मल्टीप्लाई बाय 15 + 15 30 डिवाइडेड बाय a + b a - b, a का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई, ये टर्म चली जाएगी ऊपर, तो इधर आ गए 25 - x स्क्वायर, इधर था 30 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो इधर जो 9 था वो नीचे आ गया, जो 2 था वो ऊपर चला गया। अब कैंसिल आउट करो, 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल आउट किया 10 पे, 3 से इसको कैंसिल आउट किया 10 पे, हमारे पास कितना आ गया 200 इक्वल्स टू यहाँ 225 था भाई, 225 - x स्क्वायर, -x स्क्वायर इधर आके प्लस का, 200 उधर जाके माइनस का, यहाँ से x स्क्वायर आ गया 25, तो वहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई +-5। लेकिन यहाँ पे हमने x को स्पीड लिया हुआ था, तो स्पीड नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू क्या रहेगी 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका रहेगा स्पीड ऑफ स्टीम, पानी आपका 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a train travels 480 किलोमीटर इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब फिक्स स्पीड पे चलती है अगर 480 किलोमीटर तक। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, लेकिन अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें पहले के मुकाबले में, तो उसको 3 घंटे का टाइम ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है।
तो जो बताना है उसको मान लो। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है बेटा 480 किलोमीटर। तो आपको आता हूँ टाइम कितना लगेगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या कहा, न्यू स्पीड, नई स्पीड कितनी है, मैंने कहा कि 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो जो x थी उससे 8 कम कर दिया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो वही है, इसने कहा था ना सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो यहाँ से नया टाइम कितना निकल गया, न्यू टाइम 480 अपॉन x माइनस 8 आवर। इसने कहा कि 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं अब, मतलब ये जो टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा का है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नए टाइम में से पुराना टाइम माइनस करें तो इक्वल टू 3 आता है। 480 का आप कॉमन निकालो तो 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। इसको यहाँ लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 480 और एलसीएम आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 8, तो यहाँ आएगा एक्स। लेकिन जब एक्स माइनस 8 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो बीच में यहाँ माइनस का साइन है, इस वजह से ये प्लस का हो जाएगा भाई, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई क्या लिखा जाएगा, माइनस एक्स और प्लस में 8 इक्वल टू 3। माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 480 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 480 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। कैंसिल आउट करो तो ये आया 160 पे कैंसिल आउट हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x जो राइट हैंड साइड में था, 160 मल्टीप्लाई बाई 8 ये उधर चला जाएगा विद माइनस साइन। ठीक है भाई, से माइनस का 8, ठीक है भाई, तो यहाँ से आएगा भाई 1280। ठीक है, इसको अब हम सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, यूजिंग मीटर टर्म स्प्लिटिंग, तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, इसके फैक्टर बनाओगे, इसके फैक्टर बनाएंगे भाई क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280, और यहाँ से x कॉमन निकला तो x माइनस 40, यहाँ से प्लस में 32 को निकलेगा तो x माइनस 40, तो x माइनस 40 और x प्लस 32, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 40 और माइनस का 30। अब माइनस में तो स्पीड हो नहीं सकती, तो जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, two water taps together can fill a tank in 9 hole 3 by 8 hours। दो टैप मिलके किसी एक खाली टैंक को 9 होल 3 by 8 आवर में कंप्लीटली फिल कर देते हैं। टैप जो है वो दो टाइप की हैं, एक ऐसी टैप है जिसका डायमीटर ज्यादा है, एक का डायमीटर कम है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जिसका डायमीटर ज्यादा है वो 10 घंटे कम लेती है छोटे वाले से, अगर उनसे सेपरेटली फिल कराया जाए। तो आपको टाइम बताना आवर्स में कि छोटे वाली टैप जो है वो कितना टाइम लेगी टैंक भरने में। तो आप मान लो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। टैंक फिल करने के लिए हमने मान लिया जी वो x आवर ले रही। देखो तो लार्जर टैप कितना लेगी, इसमें कहा था लार्जर टैप इससे 10 घंटे कम लेती है, मतलब x माइनस 10 आवर, और दोनों टैप मिलके कितना टाइम लेती है
9 होल 3/8, 8 में 72 दिन, 75/8 घंटे, इतना टाइम लगता है। अब जैसे ही आपको इनको कंपेयर करना हो तो आपको पर यूनिट में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखना है कि एक घंटे में कितना पानी भरा जाता है टैंक, उसके हिसाब से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं पार्ट ऑफ वाटर filled in tank by smaller tap in 1 hour। एक घंटे में छोटे वाले टैंक कितना हिस्सा फिल कर देते। देखो बेटा, x घंटे लगते थे उसको एक टैंक फिल करने में, एक टैंक को हम 1 मान लेते हैं कंप्लीट यूनिट, तो एक घंटे में कितना लगेगा, तो यहाँ x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड 1/x, ऐसे तो निकलता है। इसका मतलब 1/x हिस्सा पानी का भर जाएगा एक घंटे में स्मॉलर टैप्स। सिमिलरली अगर लार्जर टैप की बात करी जाए, एक घंटे में वो भरेगा 1/x-10, इतना पार्ट भर देगा टैंक का पानी से। और अगर दोनों टैप की बात करी जाए, मतलब एक तरीके से हम क्या करें, इनका रेसिप्रोकली तो कर रहे हैं, तो इसका 8/75 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्मॉलर टैप एक घंटे में कितना भरती है प्लस लार्जर टैप एक घंटे में कितना पार्ट भरती है इज इक्वल टू दोनों मिला के एक घंटे में कितना भरती है। यहाँ से हम एलसीएम देंगे भाई x इंटू x-10, तो x-10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75, यहाँ से आया भाई 2x-10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। सबको राइट साइड में ले जाओ तो बन गई 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस का 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में गई 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक काम करके इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं, 4x स्क्वायर इसके फैक्टर बनेंगे माइनस का 100x और माइनस का 15x, ये इसके टुकड़े बनेंगे। यहाँ से 4x कॉमन निकला तो बन गया x माइनस 25, अब अगले फैक्टर में x माइनस 25 आना चाहिए, यहाँ से माइनस का 15 कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 25 कॉमन निकल गया, 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। पहला टुकड़ा अगर 0 होगा तो मतलब x की वैल्यू 25 आई, और दूसरे से 4x माइनस 15 अगर 0 हुआ तो x की वैल्यू 15/4 आई। 15/4 मतलब 3.9 समथिंग। ठीक है, अब एक बात देखो बेटा, इनमें से एक वैल्यू रिजेक्ट होगी, वो होगी 15/4। वो क्यों होगी, अगर इसको हम यहाँ दोनों वैल्यूज में पुट करके देखें तो मतलब अगर स्मॉलर टैप 3.9 आवर्स ले रही है तो लार्जर टैप कितना लेगी 3.9 माइनस 10, ये तो नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में तो टाइम हो ही नहीं सकता, इसलिए ये केस हो गया रिजेक्ट। तो x की वैल्यू है 25, मतलब अगर इस 25 को अगर मैं पुट करता हूँ दोनों जगह तो मेरे पास यहाँ 25 आएगा, मतलब स्मॉलर टैप 25 घंटे लेगी, और यहाँ जब पुट करता हूँ तो x माइनस 10 मतलब 25 माइनस 10 मतलब 15 घंटे लेगी, तो स्मॉलर टैप लेगी जी 25 घंटे, लार्जर टैप लेगी 15 घंटे। यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, ये है भाई केस बेस्ड स्टडी। देखो भाई, a rectangular floor area can be completely tiled with 200 square tiles। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया है, रेक्टेंगल की शेप में, वो इतना एरिया है कि उसमें 200 स्क्वायर शेप की टाइल लग जाएंगे। कहता है इफ, अगर हम साइड ऑफ लेंथ ऑफ ईच टाइल, अगर हर एक टाइल की जो साइड है
उसको हम 1 यूनिट बढ़ा दें तो 128 टाइल में ही पूरा फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, अज्यूमिंग दैट ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टाइल इज x यूनिट। तो आपको इक्वेशन तैयार करनी है कि आप ये मान लो कि ओरिजिनल जो है वो x यूनिट है, साइड जो है स्क्वायर टाइल की। सॉल्यूशन क्या कहा, लेट लेंथ ऑफ ईच टाइल वो है x यूनिट। अब सेंटीमीटर मीटर तो कुछ नहीं लिखा, तो यूनिट बोला हुआ। एक बात बताओ बेटा, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड मतलब एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 200 टाइल्स कितना होगा, क्योंकि 200 टाइल लगी थी ना, तो 200 एक्स स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, इतना एरिया होगा। अब इसने क्या कहा कि जी नई जो लेंथ है, न्यू लेंथ ऑफ ईच टाइल, हर एक टाइल की जो नई लेंथ है वो कितनी कर दी, वो कर दीजिए 1 यूनिट बढ़ा दी, मतलब x प्लस 1। तो एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन अब कितने टाइल लगती हैं, 128। तो एरिया ऑफ 128 टाइल्स होगा जो 128 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे 128 टाइल लगी तो पूरे फर्श पे टाइल लगी, मतलब ये एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ पूरे फर्श का ही एरिया है। यहाँ जब 200 टाइल लगी थी तो वो पूरे फर्श पे लगी थी, मतलब ये एरिया भी पूरे फर्श का है, ये भी फ्लोर का एरिया है, ये भी फ्लोर का एरिया, फ्लोर तो सेम ही है। तो इसका मतलब ये दोनों एरिया आपस में इक्वेट होंगे। तो 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है बेटा। इसने कहा था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़नी है बस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमने क्या किया, एक टाइल का एरिया निकाला, 200 टाइल का एरिया निकाला, मतलब ये पूरे फर्श का एरिया है क्योंकि 200 ही टाइल लगी है। लेकिन अब टाइल का साइज बड़ा कर दिया तो टाइल कम होगी, कम टाइल लगेंगे, 128 टाइल लगेंगे। यहाँ से जो एरिया निकला 128 टाइल का, मतलब ये भी फर्श का एरिया होगा, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में। देखो यहाँ से आप 200 एक्स स्क्वायर इज टू 128 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो 200 एक्स स्क्वायर इज टू 120 एक्स स्क्वायर प्लस 128 प्लस 256 एक्स। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लिया हो बेटा, तो 200 एक्स स्क्वायर माइनस का 128 एक्स स्क्वायर माइनस का 256 एक्स माइनस का 128 इज इक्वल्स टू 0। अब 200 में से 128 जाएगा तो वही बचेगा 72 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है भाई, इस इक्वेशन को यहाँ में दोबारा लिख लेता हूँ और यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है तो मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ से मेरे को 8 कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। 8 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड इसने बोला था, तो फैक्टराइजेशन मतलब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 9x स्क्वायर माइनस 32 को तोड़ देते हैं भाई हम, माइनस 36x और प्लस का 4x। पहले दो में से 9x कॉमन, तो x माइनस 4, आगे भी x माइनस 4 ही बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ से बचा तो आगे भी x माइनस 4 ही बचना चाहिए, तो प्लस का 4। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन निकल गया, तो 9x प्लस 4। या तो पहला नंबर 0
या तो दूसरा नंबर 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा 4, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 4/9। अब हमने x क्या माना था, x तो हमने टाइल की लेंथ मानी थी, अब लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 यूनिट, ये आपकी लेंथ आएगी, ओरिजिनल लेंथ उस टाइल की। और में इसने पूछा कि इसी क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करो, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac वाले से, उससे कर देना, आंसर वही सेम आएगा। ठीक है भाई। अब लास्ट क्वेश्चन बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि x वाले टर्म्स को एक साइड, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड, तो 1/a प्लस b प्लस x तो एज इट इज, इधर जो पॉजिटिव का 1/x वो इधर आके नेगेटिव का इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। इधर हम एलसीएम लेंगे a प्लस b प्लस x मल्टीप्लाइड बाई x, तो x की इधर 1 से मल्टीप्लाई और इसकी इधर 1 से मल्टीप्लाई, तो x माइनस a प्लस b प्लस x ब्रैकेट के साथ, और यहाँ इसमें आएगा ए बी, तो यहाँ आ गया बेटा b प्लस a। जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन a प्लस b प्लस x मल्टीप्लाइड बाई x। यहाँ मैं इसको b प्लस a को a प्लस b लिख सकता हूँ, यहाँ माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट, ऊपर आएगा माइनस ए माइनस बी, माइनस निकालो कॉमन, तो हो गया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। इस ए प्लस बी से ये ए प्लस बी कट गया, ठीक है, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 1। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इधर आ गया माइनस का ए बी, इधर आ गया a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। अब x की बारी बारी मल्टीप्लाई, तो ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का ए बी, माइनस ए बी को आप राइट साइड में ले जाओ, प्लस का बना दो, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब पहली दो टर्म में से आप x कॉमन निकाल लो, तो x प्लस ए, कोशिश होनी चाहिए कि आगे भी x प्लस ए बने, तो इसके लिए हमें प्लस का b कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ आ गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, दो टर्म्स के मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब आइदर x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का ए, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का बी, यही आपका सॉल्यूशन।